हाँ जी दोस्तों, आगे बात करते हैं सेक्शन नंबर 16 के ऊपर। 16 बेसिकली क्या बताता है, तो हमारे पास ना कई सारे टाइप्स हैं, काइंड्स ऑफ एंडोर्समेंट है, उसमें से दो की जानकारी देता है हमारा सेक्शन नंबर 16। ऑल्दो जो रिमेनिंग बच जाते हैं जो एज पर सेक्शन नंबर 16 नहीं है, उसको अपन सेपरेटली देखेंगे इसके जस्ट बाद में। तो पहले सेक्शन नंबर 16 को देखते हैं। 16 बता रहा है इंडोर्समेंट इन ब्लैंक एंड इन फुल इंडोर्सी, मतलब कि दो टाइप की इंडोर्समेंट की यहां बात कर रहा है, एक इन ब्लैंक और दूसरा कह रहा है इन फुल। अब क्या फर्क है, तो आपने जैसे लास्ट देखा सेक्शन नंबर 15 के अंदर, उसमें आपने क्या पाए कि इंडोर्समेंट करने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। नंबर वन कि आपको वहां पे मार्क करना होगा, मतलब आपको कंटेंट लिखना होगा कि किसको पे करने के लिए आप कह रहे हो, और दूसरा कहा गया कि उसके नीचे आपको फिर वहां पे सिग्नेचर लिखना होगा कि आप अपना साइन करोगे जिससे कि वो ऑथराइज्ड माना जाएगा। तो ये दो एसेंशियल चीजें बताई गई। नंबर वन कि आप मार्क करो कि किसको पेमेंट के लिए आप इंडोर्स कर रहे हो, किसको आप इंडोर्सी बना रहे हो, और दूसरा आपका वहां सिग्नेचर होना जरूरी है। अब इन ब्लैंक का मतलब क्या है? इन ब्लैंक का मतलब कि जब आप सिर्फ साइन कर देते हो और कुछ लिखते नहीं हो, मतलब कि एक तरीके से आप उस इंस्ट्रूमेंट को बियरर बना देते हो। बियरर मतलब कि जिसके पास जो उसका होल्डर होगा वही उसका मालिक है, बात खत्म। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम कहते हैं, कहा जाता है इंडोर्समेंट इन ब्लैंक। आप अपने सिग्नेचर करके उसको आगे बढ़ा दिया, तो किसी और को डिलीवरी दे दी, बात खत्म हो गई। और दूसरा होता है जहां पे आप पूरा कंटेंट लिखोगे। पूरा कंटेंट का मतलब कि आपने डायरेक्शन टू पे भी लिखा और सिग्नेचर भी किए, तो वो माना जाएगा इंडोर्समेंट इन फुल। तो बहुत सिंपल सा टर्म है। ब्लैंक का मतलब सिर्फ सिग्नेचर है, और इन फुल का मतलब कि आपने डायरेक्शन टू पे भी ऐड किया है और साथ में सिग्नेचर तो किया ही किया है, तो वो अपने आप में फुल माना जाएगा, इंडोर्समेंट इन फुल। तो ये दो चीजों के ऊपर बात करता है सेक्शन नंबर 16। देखते हैं फटाफट से। इफ द इंडोर्सर साइंस हिज नेम ओनली, द इंडोर्समेंट इज सेड टू बी इन ब्लैंक। अगर सिर्फ उसने साइन किया है तो उसको माना जाएगा कि वो इन ब्लैंक है। एंड इफ ही एड्स अ डायरेक्शन टू पे द अमाउंट मेंशन्ड इन द इंस्ट्रूमेंट टू और टू द ऑर्डर, मतलब उसने डायरेक्शन टू पे किया, जैसे कि पे टू एक्स, पे टू वाई, पे टू सी, पे टू जेड, जो भी है, और टू हिज ऑर्डर ऑफ अ स्पेसिफाइड पर्सन, द इंडोर्समेंट इज सेड टू बी इन फुल एंड द पर्सन सो स्पेसिफाइड इज कॉल्ड इंडोर्सी। जिस पर्सन का वहां पे नाम रखा गया वो इंडोर्सी है ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ये सिंपल सी बात है कि जहां पे नाम ही नहीं दिया गया तो उस केस में तो जिसके पास डिलीवरी दे दी गई वो इंडोर्सी माना जाएगा, पर जहां पे नाम लिखा गया तो ऑब्वियसली बात है जिसका नाम लिखा गया है वो पर्सन हमारा इंडोर्सी कहलाएगा। द प्रोविजन ऑफ द एक्ट रिलेटिंग टू पे शैल अप्लाई विद द नेसेसरी मॉडिफिकेशन टू एन इंडोर्सी। सिंपल सी बात है, हमने पेई को लेकर जो भी उसके रूल्स प्रोविजन जो भी पढ़े हैं, पेई का मतलब क्या होता है, जिसको पैसे मिलेंगे, और इंडोर्सी का मतलब भी क्या है, जब हमने उसको फर्दर इंडोर्स कर दिया तो जो इंडोर्सी है वही क्या बन गया, एक तरीके से पेई बन गया। तो कहा गया है कि जो प्रोविजन हमारे पेई के होते हैं वही सेम टू सेम अप्लाई होंगे इन केस ऑफ इंडोर्सी। एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जाम्पल अलॉन्ग विद स्पेसिमेन बताया गया। तो कहा क्या जा रहा है कि अगर हम ब्लैंक की बात करें तो उस केस में आपने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ अपना नाम लिख दिया। नाम का बेसिकली मतलब है वहां पे सिग्नेचर कर दिया आपने। तो उसका एग्जांपल कुछ इस तरीके से है कि नो इंडोर्स इज स्पेसिफाइड इन एन इंडोर्समेंट इन ब्लैंक, मतलब यहाँ पे किसको इंडोर्स किया जा रहा है उसको स्पेसिफाई नहीं किया गया। इट कंटेन्स ओनली द बेयर सिग्नेचर ऑफ द इंडोर्सर, मतलब उसने सिर्फ साइन किया। बिल्स ऑफ इंडोर्स बिकम पेबल टू बेयरर। स्पेसिमेन कुछ इस प्रकार से है कि आपने बेसिकली अपना नाम लिख दिया, मतलब सिग्नेचर कर दिया। एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं। यहाँ स्पेशल की बात करेगा जिसको कहते हैं इन फुल। In such an endorsement, in addition to the signature of the endorser, the person to whom or to whose order the instrument is payable is specified. जैसे कि pay to B बाटली वाला और ऑर्डर, मतलब बी बाटली वाला को पे किया जाए या फिर उसके ऑर्डर पे किसी और पर्सन को पे किया जाता है, उसके नीचे फिर अपना आपने सिग्नेचर कर दिया। तो ये इसका इस प्रकार से स्पेसिफाई हो जाता है। अब ये दो हमने देख लिए, इसके अलावा और क्या क्या टाइप्स के हमारे क्या क्या टाइप्स के इंडोर्समेंट हो सकते हैं। तो नंबर 1 हमने देखा कि इंडोर्समेंट इन ब्लैंक, जहां पे सिर्फ और सिर्फ सिग्नेचर की जरूरत पड़ती है। सिग्नेचर कर दिया आपने तो माना जाएगा कि वो इंडोर्समेंट इन ब्लैंक हो गया। बेसिकली आपने उस इंस्ट्रूमेंट को कन्वर्ट कर दिया एज अ इंस्ट्रूमेंट पेबल टू बियरर, की जिसके हाथ में भी होगा वो उसका होल्डर माना जाएगा, वो उसका मालिक माना जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अगर ऐसा है, सपोज करो कि एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा था जो कि ए के पास था। ठीक है, ए ने उसको बी को इंडोर्स किया, लेकिन वो किया इन फुल। इन फुल का मतलब कि उसने वहां पे बी का नाम भी लिखा, सिग्नेचर भी लिखा। तो ये एक तरीके से क्या था, ये हमारा जो था इंस्ट्रूमेंट वो बियरर नहीं था, वो क्या था, हमारा एक ऑर्डर था। अब बी ने इसको इंडोर्स किया सी को, लेकिन वो किया है इन ब्लैंक, मतलब कि उसके अंदर उसने डिलीवरी तो करी है बट उसका नाम नहीं लिखा। तो उस केस में क्या माना जाएगा कि एक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट जो था वो कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, बियरर के अंदर। मतलब क्या है कि एक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट भी अगर वो इंडोर्स किया जाए इन ब्लैंक तो उस केस में वो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट जो था वो कन्वर्ट हो जाएगा एज अ बियरर इंस्ट्रूमेंट। ठीक है जी। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है कि ऑर्डर को भी बियरर में कन्वर्ट किया जा सकता है अगर इंडोर्समेंट किया जाए इन ब्लैंक। अगला देखा हमने इंडोर्समेंट इन फुल, जिसके अंदर हम नाम और सिग्नेचर दोनों चीज मेंशन करते हैं, तो वो हमारा कहलाता है इंडोर्समेंट इन फुल। पार्शियल इंडोर्समेंट का बेसिकली मतलब क्या होता है, तो पार्शियल इंडोर्समेंट का मतलब है कि सपोज करो एक चेक है
जो कि है 20,000 रुपए का। तो 20,000 रुपए का चेक है, हमने कहा कि भैया बैंक को हमने इसको इंडोर्स किया और हमने कहा कि इसको पार्शली कर दिया जाए। पार्शली का मतलब कि ए को दे दिया जाए 10,000 रुपए, बी को दे दिया जाए 5,000 रुपए, सी को दे दिया जाए 5,000 रुपए। तो ये इंडोर्समेंट अपने आप में आपको दिख रहा होगा इनवैलिड है। भैया बैंक तो सोचता रहेगा कि इसको कितनी पेमेंट देनी है, क्या तरीका होता है इंडोर्समेंट का। या फिर अगर बिल की भी बात करते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज को अगर हमने इस तरीके से इंडोर्स किया है तो जो पेयर है वो बेचारा कहां से ढूंढेगा इनको, और उसके लिए डिफिकल्टी बढ़ जाएगी। तो इन सिंपली कहा जाता है कि भैया पार्शियल इंडोर्समेंट जो है वो एज पर सेक्शन नंबर 56 वैलिड ही नहीं माना जाता। मतलब लॉ के अकॉर्डिंग पार्शियल इंडोर्समेंट हमारा वैलिड नहीं होता है। ऑल्दो अगर कोई करता है वो कर ले अलग बात है, लेकिन इट इज नॉट वैलिड अंडर लॉ। ठीक है जी। उसके बाद कहा गया एग्जांपल में, सॉरी एग्जांपल नहीं, उसके बाद इसके पीछे दी गई एक एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब क्या है कि सपोज कोई ऐसा बिल है जो कि पार्टली पेड है। पार्टली पेड का मतलब क्या हुआ कि दो पार्टीज हैं, ठीक है, इन्होंने आपस में बिल क्रिएट किया था, इसके पास वो बिल है जिसमें इसको 10,000 रुपए मिलने थे। सपोज करो ए ने इसको इस बिल के अगेंस्ट 4,000 रुपए पे कर दिए हैं, ठीक है, मतलब पार्टली पेड बिल हो गया। अब इस बिल के अंदर जो अमाउंट है वो कितना है, सिर्फ और सिर्फ 6,000, जो कि रिकवर किया जाएगा ए से। अब अगर बी जो है वो इसको इंडोर्स करता है किसी तीसरे बंदे को 6,000 के लिए, ऑब्वियसली करेगा, तो इस केस में ये पार्शियल तो है लेकिन ये वैलिड माना जाएगा। तो इस चीज को आपको समझना है कि अगर बिल जो है वो पार्टली पेड है, मतलब वो बिल ऑलरेडी पार्टली पेड रखा है, उस केस में अगर वो रिमेनिंग अमाउंट के लिए अगर उसको इंडोर्स किया जाता है तो वो पार्शियल इंडोर्समेंट तो है लेकिन स्टिल वैलिड अंडर लॉ है। बट अगर ऐसा है कि पार्टली पेमेंट नहीं की गई थी, वो 10,000 वालों को ही फिलहाल वो सपोज करो वो कहता है कि 5,000 मैं अपने पास रखता हूं, 5,000 तुम्हें इंडोर्स कर देता हूं, तो इस टाइप की इंडोर्समेंट जो होती है वो वैलिड आपकी लॉ में नहीं मानी जाती है एज पर सेक्शन नंबर 56। ठीक है, तो वैलिड है भी नहीं भी है, दोनों चीजों को ध्यान रखना है। रेस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट का मतलब क्या हुआ कि जहां पे जो इंडोर्सी के राइट हैं उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिए जाते हैं। मतलब कि यहां पे ए जो है वो बी को इंडोर्स तो कर रहा है और बी को साथ में ये कह रहा है कि तुम इसको फर्दर इंडोर्स नहीं कर सकते, तुम्हारा राइट था लेकिन उसको मैं रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूं, इस शर्तों के साथ ही तुम्हें इंडोर्स किया जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में कहा जाता है कि ये हमारा एक रेस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट है, जहां पे अगली पार्टी जो है वो सिर्फ अमाउंट रिकवर कर सकती है, फर्दर उसको इंडोर्स नहीं कर सकती। ठीक है जी। तो एग्जांपल इसका देख लेते हैं। डी साइंस द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट ऑन डिफरेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेबल टू बियरर, पे द कंटेंट्स टू जी ओनली, पे जी फॉर माई यूज, पे जी और ऑर्डर ऑफ अकाउंट ऑफ एच। मतलब इस टाइप की जब कंडीशन लग जाती है तो उस केस में कहा जाता है कि भैया इससे और सिर्फ जी को ही मिलेगा, या फिर पे जो किया जाएगा वो जी को किया जाएगा फॉर माई यूज। मतलब इस सिचुएशन में ये फर्दर इसको नेगोशिएट नहीं कर सकता, तो इसको कहा जाता है रेस्ट्रिक्शन क्रिएट करना ऑन इंडोर्समेंट। अगला आता है आपका कंडीशनल इंडोर्समेंट। कंडीशनल इंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है कि जब आप एक पर्सन जब दूसरे बंदे को इंडोर्स करता है और साथ में एक तो था कि आपने रेस्ट्रिक्शन कर दिया कि फर्दर वो उसको इंडोर्स नहीं कर सकता, नेगोशिएट नहीं कर सकता। दूसरा ये है कि इस केस में आप क्या कर रहे हो, अपने कुछ पर्सनल कंडीशन यहां पे इनबिल्ट कर रहे हो, मतलब अपने हिसाब से कुछ भी कंडीशन क्रिएट कर रहे हो, अपनी लाइबिलिटी को लिमिट कर रहे हो। मतलब रेस्ट्रिक्शन ला रहे हो कि भैया मैंने सपोज करो ऐसा कि मैंने तुम्हें ट्रांसफर कर दिया, मैंने एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दे दिया, लेकिन कल को अगर कोई इशू आता है तो मैं इंडोर्सी के लिए किसी भी अमाउंट के लिए इंडोर्सर लायबल नहीं है। इस टाइप की उसने कंडीशन क्रिएट करते हुए इंडोर्स किया है। तो इस टाइप से अगर कुछ भी आप कंडीशन लगाते हो बिफोर इंडोर्समेंट तो उसको कहते हैं हम कंडीशनल इंडोर्समेंट। मतलब कि ट्रांसफर तो किया जा रहा है लेकिन बाय विद सम कंडीशन विच सेव्स ए फ्रॉम फ्यूचर लाइबिलिटी ऑफ एक्सपेंस या फिर डिसऑनर या फिर कुछ भी। तो ऐसे सिचुएशन में कहा जाता है कि उसको हम कहते हैं कंडीशनल इंडोर्समेंट। अब कंडीशनल इंडोर्समेंट के अपने ही कई सारे टाइप्स होते हैं। कई सारे टाइप्स में जैसे पहला टाइप है जिसको हम कहते हैं सेंस रिकोर्स इंडोर्समेंट। सेंस रिकोर्स इंडोर्समेंट का मतलब क्या है कि यहां उसने कंडीशन लगाई और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग उसने अपनी लाइबिलिटी को एक्सक्लूड कर लिया। कह रहा है कि भैया मैं तुम्हें इंडोर्स कर रहा हूं, मैं तुम्हें इंडोर्स कर रहा हूं। ए जो है वो बी को इंडोर्स कर रहा है और कह रहा है कि भैया अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, कल को इसके अंदर कुछ होता है तो मैं जिम्मेवार नहीं हूं। तो ऐसे शर्तों के साथ जब आप इंडोर्स करते हो उसको कहते हैं सेंस रिकोर्स इंडोर्समेंट। मतलब जब आप इंडोर्समेंट करते वक्त इस चीज को मेंशन कर दोगे तो वो कहलाया जाएगा कि आपने अपनी लाइबिलिटी को वहां से एक्सक्लूड कर लिया। दूसरा आता है लाइबिलिटी डिपेंडेंट अपॉन अ कंटीजेंसी। मतलब कि जहां पे आपने कहा कि भैया अगर कुछ भी फर्दर चीजें होती हैं तो मैं तभी लायबल होऊंगा जब ये घटना घट जाएगी। ये घटना में आप कुछ भी घटनाएं डाल सकते हो, कंटीजेंसी वर्ड आपको पता ही हुआ है कि किसी भी टाइप की आपने इंडोर्समेंट किया, आपने कहा कि फर्दर पर्सन की डेथ हो जाएगी तो उस केस में मैं लायबल होऊंगा, अदरवाइज मैं लायबल नहीं हूं। किसी भी इस टाइप की कंटीजेंसी आपने मार्क कर दी तो उस केस में भी उसको कहलाता है हमारा वो कंडीशनल इंडोर्समेंट, जहां पे आपने कोई भी कंडीशन ऐसी मार्क कर दी विच बेस्ड ऑन कंटीजेंसी। मतलब कि वो हो भी सकता है और वो नहीं भी हो सकता। एक चीज और ध्यान दो इसके अंदर, सपोज करो आपने बी को कोई बिल इंडोर्स किया और आपने उसमें कंटीजेंसी रखी। कंटीजेंसी कुछ इस प्रकार से रखी कि
कंटीजेंसी आप कुछ इस प्रकार से रख सकते हो, जैसे कि दो पर्सन की, सी और डी है, कह रहे हैं कि भैया इन दोनों की अगर आपस में शादी हो गई, इनका आपस में अगर मैरिज हो गया, तो उस केस में आप लायबल हो गए, अदरवाइज लायबल नहीं हो गए। अब किसी भी सिनेरियो में अगर ऐसा लगता है कि सी की शादी हो गई ई से, तो फिर ये जो कंटीजेंसी है ये अपने आप में क्या हो गया, इम्पॉसिबल। तो अगर ऐसी घटना घट गई, इम्पॉसिबल हो गई, तो आपकी लाइबिलिटी तो परमानेंटली एक्सटिंग्विश हो जाएगी। परमानेंटली एक्सटिंग्विश का मतलब क्या है कि ये घटना, ये जो कंटीजेंसी थी, ये फ्यूचर में आप कभी हो नहीं सकती, फ्यूचर में कभी हो नहीं सकते, तो आप कभी भी आप लायबल रहोगे नहीं। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है कि व्हेन द कंटीजेंसी बिकम इम्पॉसिबल, जो आपकी लाइबिलिटी थी वो टोटली क्या हो जाएगी, एक्सटिंग्विश हो जाएगी, आप फ्री हो जाओगे उस चीज से। अगला आता है आपका फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव इंडोर्समेंट, इसका मतलब क्या होगा कि आपके कई सारे राइट्स होते हैं, कई सारे राइट्स होते हैं किसके, जब आप इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर करते हो तो उसमें कई सारे उसके राइट्स इन्वॉल्व होते हैं। आप क्या कर रहे हो, आप सारे राइट्स को नहीं हटा रहे हो, कुछ राइट्स को उसके अंदर से रिड्यूस कर रहे हो, कुछ लाइबिलिटीज को उसके अंदर से इंक्रीज कर रहे हो। मतलब इस टाइप की कोई भी हरकत की जा रही है जहां पे कि राइट्स को कम किया जा रहा है और लाइबिलिटीज को बढ़ाया जा रहा है, तो इस टाइप की अगर हरकत करते हो बाय एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड्स, मतलब कि आप उस इंडोर्समेंट में ऐसी चीजें मार्क करते हो और आप जैसे कि कहते हो कि नोटिस ऑफ डिसऑनर जो है वो वेव कर दिया जाए, मतलब कि जो डिसऑनर के रिगार्डिंग जो नोटिस प्रोवाइड की जाती है वो प्रोवाइड नहीं की जाएगी। तो ये एक तरीके से आपने एक तरीके से राइट्स को क्या कर दिया, अबंडन कर दिया, राइट्स को आपने कम कर दिया। तो इस टाइप की अगर कोई हरकत की जाती है तो वो कहलाती है हमारी फैकल्टेटिव इंडोर्समेंट। सिंपली आप समझ सकते हो कि किसी भी राइट्स को कम कर देना या किसी भी पार्टी की राइट्स लाइबिलिटीज को इंक्रीज कर देना, मतलब अपने अकॉर्डिंग, अगेन आपने यहाँ पे कंडीशन रखी है, तो उसको कहते हैं हम फैकल्टेटिव इंडोर्समेंट। अगला आता है आपका सेंस प्रेस इंडोर्समेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पे आप कहते हो कि भैया मैंने तुम्हें बिल इंडोर्स कर दिया, एक इंस्ट्रूमेंट इंडोर्स कर दिया, कल को अगर ये डिसऑनर हो गया तो जो इसके एक्सपेंसेस होंगे, जो डिसऑनर के एक्सपेंसेस होंगे, जैसे आपने देखा है नोटिंग चार्जेस टाइप की चीजें होती हैं, वो उस चीज के लिए मैं लायबल नहीं होऊंगा। ए ने पहले ही लिख दिया ये चीज कि भैया मैं जो तुम्हें इंडोर्स कर रहा हूं, एक तो होता है कि इंडोर्स कर रहा हूं भैया तुम्हारे साथ कुछ भी हो जाएगा, तुम जाना तुम्हारा काम करो, मैं बिल्कुल लायबल नहीं हूं, वो आपका पहला पॉइंट था। लेकिन फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि भैया ठीक है, तो मेरे पास आ जाना, लायबिलिटी देखी जाएगी, लेकिन इस रिगार्ड में अगर कुछ भी खर्चे होंगे ना, तो उस खर्चों के लिए मैं लायबल नहीं हूं, वो तुम देख लेना। ठीक है, तो इस टाइप की अगर आप कंडीशन लगाते हो रिगार्डिंग टू एक्सपेंसेस, तो वो हमारा कहलाता है क्या, सेंस प्रेस इंडोर्समेंट। ठीक है, तो ये कुछ आपके कंडीशनल इंडोर्समेंट की टाइप होगी। तो आपको समझ लेना है क्या कि भैया इंडोर्समेंट जो है वो कितने तरीके से की जा सकती है, क्या क्या उसकी काइंड्स हो सकते हैं। तो काइंड्स में आपने सेक्शन 16 की वैरायटी देखी, उसके अलावा आपने दो वैरायटीज और देखी, पर जब आप कंडीशनल के अंदर आए, मतलब फिफ्थ के अंदर आए, तो उसके अंदर आपको 4 पॉइंट पता लगे कि 4 अलग अलग टाइप के कंडीशनल इंडोर्समेंट हो सकते हैं। ये जो इंडोर्समेंट्स हैं इनके ऊपर अपने ही सेपरेट क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए आपको इसको ध्यान में रखना जरूरी है ना। अगला टर्म आता है सेक्शन नंबर 49। बहुत ही सिंपल सी बात कह रहा है कि भैया कैसे एक ब्लैंक इंडोर्समेंट को कन्वर्ट किया जा सकता है इंडोर्समेंट इन फुल के अंदर। तो सिंपल सी बात क्या हुई कि भैया जब एक ब्लैंक इंडोर्समेंट होगा, जिसके पास भी होगा, लाइक सपोज ए है, ए ने एक ब्लैंक इंडोर्समेंट दिया बी को, तो उसके अंदर सिर्फ क्या थे, ए के सिग्नेचर ही तो थे, नाम तो किसी का था नहीं। अब बी उसको फर्दर किसी को इंडोर्स कर दे और उसके अंदर नाम लिख दे, उसके अंदर जो आपका पेमेंट का डायरेक्शन है वो प्रोवाइड कर दे, वो भी उसके अंदर मेंशन कर दे, तो माना क्या जाएगा कि जो एक ब्लैंक इंडोर्समेंट आया था वो अब आगे जो जा रहा है वो कैसा जा रहा है, एज अ फुल इंडोर्समेंट। तो सिंपल सी बात है कि ब्लैंक इंडोर्समेंट के अंदर क्या कमी थी, डायरेक्शन टू पे नहीं था, वो डायरेक्शन टू पे अगर आप ऐड कर देते हो तो वो माना जाएगा कि आपका जो ब्लैंक था वो कन्वर्ट हो गया एज अ फुल इंडोर्समेंट। तो बहुत सिंपल सी बात है, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐसा खास है नहीं। एक बार देख लेते हैं क्या कह रहा है सेक्शन नंबर 49। कह रहा है द होल्डर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इंडोर्स इन ब्लैंक में विदाउट साइनिंग हिज ओन नेम बाय राइटिंग अबव द इंडोर्सर सिग्नेचर। मतलब कि ए के पास आया बी से, बी क्या कह रहा है कि भैया मैं अपना नाम क्यों लिखूं, मैं ऐसा करता हूं ना, ए का साइन हो ही रखा है, उसके ऊपर यहां पे ए ने साइन अपना किया हुआ है, ए ने अपना साइन किया हुआ है, इसके ऊपर मैं क्या कर देता हूं, डायरेक्शन टू पे इंसर्ट कर देता हूं और उसके बाद किसी और को दे देता हूं डिलीवरी। तो उस केस में क्या माना जाएगा, तो जो ब्लैंक आया था इसके पास, ये जो आगे बढ़ा है, आगे बढ़ाया गया है, वो एज अ फुल बढ़ाया गया है। ठीक है जी, तो सिंपल सी बात है, कुछ खास नहीं। सेक्शन नंबर 49 सिंपल सी बात करता है। ये कुछ एग्जांपल है, इसको आप खुद से रीड कर लोगे, कुछ एज सच मेजर इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ अगला पॉइंट देखते हैं, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड इंडोर्समेंट। क्या है एसेंशियल्स वैलिड इंडोर्समेंट के लिए, क्या क्या चीजें जरूरी हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, आपने क्या देखा कि भैया जब भी इंडोर्समेंट करोगे तो वहां पे क्या होना जरूरी है, पहला सबसे इंपॉर्टेंट सिग्नेचर होना जरूरी है, सिग्नेचर होना अपने आप में जरूरी है। तो क्या कहा जा रहा है, द इंडोर्समेंट मस्ट बी साइंड, द इंडोर्समेंट मे बी मेड बाय द इंडोर्सर ईदर बाय मेयरली साइनिंग हिज नेम और इंस्ट्रूमेंट और बाय स्पेसिफाइंग इन एडिशन टू हिज
सिग्नेचर। तो आपने दो चीजें देखी थी कि भैया सिर्फ साइन करके देते तो भी चल जाएगा एज अ ब्लैंक, या फिर उसके अंदर वो अपने एडिशनली मतलब सिग्नेचर के अलावा एडिशनली वो डायरेक्शन टू पे वगैरह भी ऐड कर सकता है, तो वो अपने आप में बन जाएगा एंडोर्समेंट इन फुल। बट सिग्नेचर इज एसेंशियल इन एनी कंडीशन। अगला आता है हु मे इंडोर्स और नेगोशिएट, कौन है जो इंडोर्स कर सकता है। तो ऑब्वियस ही बात है कौन कौन लोग इंडोर्स कर पाएंगे, तो जो भी मेकर है वो इंडोर्स कर सकता है। जैसे कि आपने देखा है बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में जो मेकर होता है वो उसको फर्दर इंडोर्स कर सकता है। और कौन इंडोर्स कर सकता है, तो ड्रॉअर है वो इंडोर्स कर सकता है इन केस ऑफ प्रोमिसरी नोट। पेई है जिसको पैसे रिकवर होने, जिसको पैसे मिलने हैं, वो इंडोर्स कर सकता है। इंडोर्सी है जिसके पास इंडोर्स होकर कहीं और से आया है, वो इसको फर्दर कहीं और इंडोर्स कर सकता है। तो मोटी मोटी चार ही पार्टी होती है आपकी, सोल मेकर, ड्रॉअर, पेई या फिर इंडोर्सी। या फिर अगर ज्वाइंट में बात कर ले तो ज्वाइंट मेकर्स, ड्रॉअर्स, पेई या इंडोर्सी, वही चार केसेस, ये लोग इंडोर्स कर सकते हैं इसको फर्दर किसी और को भी। तो इंडोर्सी कौन कौन बन सकते हैं, सॉरी इंडोर्सर कौन कौन बन सकता है, कौन कौन लोग इंडोर्स कर सकते हैं, तो ये चार कैटेगरी है बेसिकली, पेयर, पेई, मेकर, ड्रॉअर और इंडोर्स, ये चार लोग हमारे इंडोर्स कर सकते हैं। इंडोर्स करने के लिए क्या एसेंशियल है, क्या एक्सप्लेनेशन के अंदर आपको बताया गया कि क्या एसेंशियल है, क्या होना जरूरी है। तो ऑब्वियस बात है आपके पास लॉफुल पोजीशन होना जरूरी है। वो सामान, वो एक इंस्ट्रूमेंट, वो एक एसेट जिसको आप आगे ट्रांसफर कर रहे हो एक तरीके से, तो पहले तो आपके पास लॉफुल पोजीशन होगा तभी आप उसको बेटर टाइटल दे पाओगे, अदरवाइज आप नहीं दे पाओगे। तो इसलिए आपके पास क्या होना जरूरी है, सेक्शन नंबर 51 आपके पास होना चाहिए एक लॉफुल पोजीशन। एग्जाम्पल देख लेते हैं, कह रहा अ बिल इज ड्रॉन पेबल टू ए और ऑर्डर, ए इंडोर्स इट टू बी, द इंडोर्समेंट नॉट कंटेनिंग द वर्ड्स और ऑर्डर और एनी इक्विवेलेंट वर्ड्स, बी में नेगोशिएट द इंस्ट्रूमेंट। तो मतलब उसने आगे उसको फर्दर इंडोर्स कर दिया, वो ऑर्डर लिखे ना लिखे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर उसने इंडोर्स कर दिया है बी को तो माना जाएगा कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट था वो नेगोशिएट हो गया, ट्रांसफर हो गया। अगला आता है आपका इफेक्ट ऑफ इंडोर्समेंट। इफेक्ट ऑफ इंडोर्समेंट का मतलब क्या है कि इंडोर्समेंट के अंदर क्या क्या चीजें टाइप की इफेक्ट्स हो सकती है। मतलब कि जनरली इसको दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है कि वो इंडोर्समेंट जो कि फर्दर और नेगोशिएट किया जा सकता है, और दूसरा कि वो इंस्ट्रूमेंट जो कि फर्दर आगे इंडोर्स नहीं किया जा सकता। तो क्या इफेक्ट है उसको जरा समझना है, देखते हैं। द इंडोर्समेंट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फॉलोड बाय डिलीवरी ट्रांसफर्स टू इंडोर्सी द प्रॉपर्टी देयर इन with the right of further negotiation, but the endorsement may be express words restrict exclude such rights। मतलब जनरली तो उसमें अंदर कुछ राइट्स होते हैं जब भी नेगोशिएट किया जाता है, लेकिन हम बाय वे ऑफ एक्सप्रेशन उसको हम क्या कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं या फिर एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, जैसा कि आपने पीछे देखा है अभी। और may merely constitute the endorsee an agent to the endorsee, the instrument, or to receive it contents for the endorser और फॉर सम अदर स्पेसिफाइड पर्सन। या फिर इसके अंदर कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि एज अ एजेंट कोई और उसको रिसीव कर ले ऑन बिहाफ ऑफ द इंडोर्सर, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या, रेस्ट्रिक्शन लाई जा सकती है। इन शॉर्ट आप इफेक्ट को ना दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हो, नंबर 1 कि जहां पे ये फर्दर नेगोशिएट हो सकता है, और नंबर 2 कि जहां पे ये फर्दर नेगोशिएट नहीं हो सकता। इस तरीके से इसको आप समझ सकते हो। पहले एग्जांपल देख लेते हैं उनकी कंडीशन जहां पे इसको फर्दर नेगोशिएट नहीं किया जा सकता। तो क्या कहा जा रहा है, उसके एग्जांपल किस प्रकार से होंगे। कह रहा है बी साइंस द फॉलोइंग एंडोर्समेंट ऑन डिफरेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेबल टू बियरर, जहां पर उसने लिखा क्या कि पे द कंटेंट्स टू सी ओनली। अब ओनली वर्ड आ गया, मतलब सिर्फ सी को दिया जाएगा, ये फर्दर नेगोशिएट नहीं हो सकता। पे सी फॉर माई यूज, ये एग्जांपल आपने पीछे भी देखा था कि जब ऐसा लिखा जाता है तो भी कहा जाता है कि ये आपका फर्दर नेगोशिएट नहीं हो सकता। पे सी ऑन ऑर्डर फॉर अकाउंट ऑफ टू बी, और द विद इन मस्ट बी क्रेडिटेड टू सी, जो भी इंस्ट्रूमेंट की बातें लिखी गई हैं वो सी को ही क्रेडिट किया जाएगा। तो कहा जा रहा है दीज इंस्ट्रूमेंट एक्सक्लूड द राइट्स ऑफ फर्दर नेगोशिएशन बाय सी, मतलब इसको सी फर्दर नेगोशिएट नहीं कर सकता। कब फर्दर नेगोशिएट कर सकता है, उसके एग्जांपल कैसे होंगे। कहा गया पे सी, ओनली वर्ड नहीं लगाया, तो यहां पे अब सी इसको फर्दर नेगोशिएट कर सकता है। पे सी वैल्यू इन अकाउंट विद ओरिएंटल बैंक, पे द कंटेंट्स टू सी ब्रिंग part of the consideration in certain deed of assignment executed by C to endorser or and others, ठीक है ना। तो इस टाइप की अगर वर्डिंग यूज की जा रही है तो उसको कहते हैं कि भैया यहाँ पे आपके राइट को एक्सक्लूड नहीं किया गया है, आप इसको फर्दर नेगोशिएट कर सकते हो, उसके अंदर कोई दिक्कतें नहीं है, ठीक है। नाउ अब आपने 52 आपने पीछे देखा था कंडीशनल के ऊपर, उसकी थोड़ी सी चर्चा और यहाँ पे सेपरेटली आई है, वहां पे भी ऐसा सेक्शन 52 में ही कवर था, लेकिन आपके मॉड्यूल में इसको नीचे दोबारा से डिफाइन किया गया है, कुछ खास नहीं है। वही चीज कह रहा है कि भैया कंडीशन जो है वो इंपोज की जा सकती है बाय एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड होगा, जिसके अंदर आप अपनी लायबिलिटी को एक्सक्लूड कर सकते हो, और यहाँ पे वो वाली बात भी होगी जहां पे आप बात करोगे इवेंट की हैपनिंग के ऊपर। तो अगर ऐसी कुछ आपने कंडीशन डाली है जहां पे आपने कहा है कि भैया आपकी लायबिलिटी तभी अराइज होगी जब वो इवेंट घटेगा, तो उस केस में वो इवेंट के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा, और एक बार अगर वो इवेंट आपका इंपॉसिबल हो गया तो उस केस में आपकी लायबिलिटी जो है वो अराइज नहीं होगी, ठीक है। तो वो सेक्शन 52 था,
उसी को यहाँ पे दोबारा से रिपीट किया गया है। नाउ इसका एग्जांपल देख लेते हैं। कह रहा है क्या, द इंडोर्सर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट साइंस हिज नेम एडिंग द वर्ड्स विदाउट रिकोर्स अपॉन दिस इंडोर्समेंट ही इंकर्स नो लायबिलिटी। अगला, A is the payee and holder of negotiable instrument excluding personal liability by an endorsement. Without recourse, he transfer the instrument to B and B endorse it to C, who endorse it to A. A is not only reinstated in his former right, but has the right of an endorsee against B and C. बेसिकली क्या बात की जा रही है कि जहां पे भी कंडीशन लगाई जाएगी तो उस कंडीशन को लगाने के ऊपर कुछ एग्जांपल है कि आप किस तरीके से कंडीशन लगा सकते हो, जिसके अंदर आपने एक बार इंडोर्स कर दिया तो उसके अंदर आपने ये चीज लिख दिया विदाउट रिकोर्स। मतलब क्या है कि आपकी अब फर्दर कोई लायबिलिटी नहीं है आगे चल के, इसको लेके कुछ भी हो, इसको लेके कोई भी दिक्कतें आए उसके लिए आप लायबल नहीं होंगे। तो इस टाइप के वर्ड को यूज किया जाता है जिसके अंदर आप अपनी लायबिलिटी को एक्सक्लूड कर लेते हो उस एंडोर्समेंट के जरिए। ठीक है, अब यहां तक की बातें होंगी। अब अगले 3 सेक्शन आएंगे 58, 59 और 60, जिसकी बात करेंगे हम सेपरेट वीडियो के अंदर, जहां पे अलग अलग तरीके के प्रोविजन होंगे, लेकिन होंगे वो आपके इंडोर्समेंट से रिलेटेड ही। ठीक है जी, तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर।